अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करना है डिफरेंट जो से हैं एरिथ्रोपोइसिस के प्रोसेस में जो सेल्स बनते हैं, यानी कि प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, फिर बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, फिर पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट और रेटिकुलोसाइट। ठीक है, उनके एक दो फीचर्स, ठीक है, क्योंकि ना अक्सर आ जाता है कि स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस को जो सा है ना एक्सप्लेन करें, 2-3 नंबर का एमसीक्यू आ जाता है, तो उसमें जो है ना ये इनके नाम भी लिखने होते हैं और साथ अगर आप एक इम्पॉर्टेंट इनसे रिलेटेड बात लिख दें तो वो सही हो जाता है। या कभी वाइवा में कोई टीचर पूछ लेता है कि भाई रेटिकुलोसाइट और एरिथ्रोसाइट में डिफरेंस, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना आपने। मुश्ताक में काफ़ी डिटेल लिखा हुआ है, लेकिन इतनी डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और बाकी गाइटन में जो सा है ना ब्लड फिजियोलॉजी, वो ज़रा कम लिखी हुई है, तो आपने दूसरी बुक्स को ज़रा देखना है, लेकिन ज़्यादा उनकी डिटेल में भी नहीं जाना, क्योंकि गाइटन में से ही आपका पेपर बनना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। ओके, सो इसके बारे में आपने याद रखना है कि ये बिग होता है। ओके, यानी कि आरबीसी के प्रिकर्सर सेल्स में ये सबसे ज़्यादा बड़ा होता है साइज़ में, ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली 15 माइक्रोमीटर। ओके, ये एवरेज है। उसके बाद क्या इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ओके, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है इसमें और न्यूक्लिया वही, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाई दोनों प्रेजेंट है। और इसमें क्या है, तीसरी बात, जो साइटोप्लाज्म है ना वो थिन है। साइटोप्लाज्म इज़ थिन एंड अपीयर्स एज अ रिंग, ओके, अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, यानी न्यूक्लियस का साइज़ काफ़ी बड़ा है और साइटोप्लाज्म पुश्ड है, ठीक है, पेरिफेरी की तरफ। इसको हम ड्रॉ भी करके थोड़ा देख लेते हैं। तो हम प्रो एरिथ्रोब्लास्ट की बात कर रहे थे। ये आपका आ गया सेल, ओके, ये न्यूक्लियस, ठीक है, और ये आपका साइटोप्लाज्म। ओके, अच्छा, इसमें एक बात याद रखनी है कि ये बेसोफिलिक स्टेन से स्टेन होगा, ठीक है, बेसोफिलिक स्टेन। ओके, और इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट है। ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाती है आपकी बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट। अच्छा, इसकी बात आपने याद रखनी है कि इसमें ना न्यूक्लियोलाई वो डिसअपीयर हो जाएंगे, न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर, ठीक है, न्यूक्लियस साइज डिक्रीजेस। ओके, साइटोप्लाज्म जो सा है वो पोर्स होना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट्स बिकमिंग कोर्स, गाढ़ा, ठीक है। ऊपर तो मैंने देखा ना थिन रिम में है, ठीक है, थोड़ा साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे न्यूक्लियस का साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और साइटोप्लाज्म ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस रेशो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करनी शुरू हो जाएगी। न्यूक्लियोलाइट डिसअपीयर हो गए, ठीक है। और एक और बात आपने याद रखनी है, यहाँ पे जो सा है ना क्रोमाटिन, वो भी डीजनरेट होना शुरू हो जाता है।
एक और बात, इसको बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट कहते क्यों हैं? इसकी वजह है इसकी ग्रेटर या डार्कर बेसोफिलिक स्टेनिंग, बेसोफिलिक स्टेनिंग। ओके, ये प्रोएरिथ्रोब्लास्ट की निस्बत ज़्यादा बेसोफिलिक स्टेन देता है, यानी कि ज़्यादा हमें ब्लूइश नज़र आता है। हीमोटॉक्सिन से होता है ना बेसोफिलिक, सो ये ज़्यादा बेसोफिलिक स्टेनिंग देता है प्रोएरिथ्रोब्लास्ट की निस्बत। एक और बात आपने याद रखनी है, इसमें भी हीमोग्लोबिन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, ओके, लेकिन अपीयर नहीं होगा। सही है? हाँ जी। तो इसमें हीमोग्लोबिन सिंथेसिस स्टार्ट शुरू हो जाएगी, हीमोग्लोबिन एक्यूमुलेट करने लग जाएगा, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन के भी कोई चंक्स, कोई अपीयरेंस नहीं आएगी। ओके, सो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। और हाँ, इसका सेल साइज जो है वो डिक्रीज़ कर देगा इसकी निस्बत, एवरेजिंग अबाउट 14 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्रोमाटिन मैंने आपको दिखाया कि कंडेंस होना स्टार्ट हो गया। ओके, अच्छा, और ये इसको हम डार्कर कर देते हैं ताकि शो हो जाए कि ज़्यादा बेसोफिलिक स्टेनिंग हो रही है। सही है? चलें नेक्स्ट जो है सेल प्रीकर्सर सेल वो है पॉलीक्रोमैटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट। ओके, इसके फीचर्स क्या हैं? सेल से जैसा आपको पता है डिक्रीज़ करेगा अप्रॉक्सीमेटली 12 माइक्रोमीटर। ओके, याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद न्यूक्लियस सेल साइज डिक्रीजेस फर्दर, ओके, और हीमोग्लोबिन स्टार्ट्स अपीयरिंग। ओके, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, एसिडिक स्टेनिंग भी देगा। जब एसिडिक प्लस बेसिक स्टेनिंग दोनों होंगी ना, सो समवट हीमाटॉक्सिलिन का ब्लू शेड देता है, ठीक है, और इयोसिन आपका रेड शेड देगा। तो समवट बिटवीन पिंकिश या जो सा है ना ब्राउनिश, पिंकिश ब्राउनिश, इसी तरह का स्टेन आएगा। और या फिर जो सा आपको पता चल जाएगा, या फिर कुछ सैंपल्स में ये भी देखा गया कि न्यूक्लियस के गिर्द रेड चंक्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, बल्कि जबकि बाकी पेरिफेरल एरिया में हीमाटॉक्सिलिन की स्टेनिंग होती है। ओके, या बेसोफिलिक स्टेनिंग होती है। सो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? पॉलीक्रोमैटिक। हाँ, सो इसको पॉलीक्रोमैटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एसिडिक और बेसिक स्टेनिंग दोनों होती है, ठीक है। और जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें दोनों स्टेनिंग के साथ सेल नज़र आता है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं पॉलीक्रोमैटोफिलिक, ठीक है ना। ओके, उसके बाद और हाँ, एक और बात, इन दोनों में ना माइटोटिक एक्टिविटी है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट सेल है ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट। इसमें सेल साइज़ मज़ीद कम हो जाता है, ठीक है। और आपने इसमें मेन बात याद रखनी है कि नो माइटोटिक एक्टिविटी, इसके फर्दर ना नो माइटोटिक एक्टिविटी,
कोई माइटोसिस नहीं होगी, ठीक है। मज़ीद ये कि इसमें एक और काम होता है, उसे कहते हैं किप्नोटिक डीजनरेशन। ये क्या है? ये बेसिकली है न्यूक्लियस की डिसअपीयरिंग अब होनी है, ठीक है ना। न्यूक्लियस क्या होता है? क्रोमेटिन मज़ीद कंडेंस होगा। ओके, मैं बना कर दिखा देता हूँ। ये आपका न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस का सेल का साइज मज़ीद डिक्रीज़ करता है, ठीक है ना। अच्छा, ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये इसका साइज़ छोटा होता जाएगा और जो आपका वो है क्रोमेटिन वो मज़ीद कंडेंस होता जाएगा। इसके बाद ना एक काम होता है कि न्यूक्लियस ना ब्राउनिश चंक बना देता है, ब्राउनिश ऑरेंज ब्राउन, ठीक है ना, चंक बना देता है। जिसके बाद वो या तो उसके पीसेस बन जाएंगे, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे, तो उनके थ्रू जो सा सेल के बाहर एक्सट्रूड आउट हो जाएगा, सेल उसको बाहर निकाल देगा, एक्सक्रीट कर देगा, या उसकी हो जाएगी लाइसिस, ठीक है। लाइसिस किस तरह होगी? न्यूक्लियस स्वेल करेगा, ओके, और फिर बस्ट कर जाएगा, जिस तरह आपको पता है स्वेल के बाद उसकी बस्ट होगी, डीजनरेशन होगी। अच्छा, ये है किप्नोटिक डीजनरेशन, ठीक है। किप्नोटिक डीजनरेशन क्या है? ब्राउन चंक है, ठीक है, जो फॉर्म हो जाता है जब न्यूक्लियस डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। इसके बाद ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इसके अलावा जो दो और मेथड्स मैंने आपको बताए जिसके थ्रू ये होता है, वो न्यूक्लियस डिसअपीयर होता है, उनको कहते हैं कैरियोलाइसिस। दूसरा मेथड क्या है? कैरियोहेक्सिस। बस आपको ऐसे पता होना चाहिए, पूछेगा कोई नहीं, ओके। और आपने इसमें मेन बात यही है कि इसमें माइटोसिस नहीं होगा और इसमें किप्नोटिक डीजनरेशन होगी, ठीक है, ये न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाएगा। और जो सा है इसमें क्या होगा, इसमें आपने याद रखना कि हीमोग्लोबिन जो सी है ना, वो ऑलमोस्ट इसमें हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन कंप्लीट्स, ओके। नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रीकर्सर सेल है रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट, इसके बारे में हमने याद रखना है कि ये वही सेल है, ठीक है, जो बोन मैरो को, वही प्रीकर्सर सेल है जो बोन मैरो को क्रॉस करता है, ठीक है। वो क्रॉस करता है, ब्लड में रहता है, ब्लड सर्कुलेशन में फॉर 24 आवर्स, ठीक है। उसके बाद अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंट बात जो इसको और इथ्रोसाइट को डिफ्रेंशिएट करती है वो आपने याद रखनी है। इधर हम कर लेते हैं, रुकें, हम डिफ्रेंशिएशन का कॉलम बना लेते हैं, रेटिकुलोसाइट, और इधर आपका आ गया मैच्योर आरबीसी, ओके। अच्छा, अब आरबीसी में आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ठीक है ना। बट रेटिकुलोसाइट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे ऑर्गेनल्स अभी भी मौजूद हैं, ठीक है। ये ब्लड में जब जाता है रेटिकुलोसाइट तो इनके साथ होता है, ठीक है, और ये फिर 24 आवर्स ड्यूरेशन में आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होते हैं। दूसरी बात जो इसके लिहाज से इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि रेटिकुलोसाइट में आपका सिट्रिक एसिड साइकिल प्रोसीड करता है, ओके। सिट्रिक एसिड साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल के थ्रू ये अपनी एनर्जी लेता है, जबकि मैच्योर आरबीसी में HMP पाथवे होता है, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट, ठीक है, शंट। HMP पाथवे के थ्रू ये अपनी एनर्जी वो करता है, या एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, ओके।
सो ये डिफरेंस है मेनली रेटिकुलोसाइट में और मैच्योर आरबीसी में, ठीक है। और जो कोई थोड़ा बहुत हम क्रोमाटिन मटेरियल या न्यूक्लियस के रेजिड्यूज रह जाते हैं वो रेटिकुलोसाइट के बाद एक्सक्लूडेड हो जाते हैं। रेटिकुलोसाइट में जो भी रेजिड्यू होगा, एक्स्ट्रा ऑर्गेनल वगैरह होगा, वो एक्सट्रूड आउट, डीजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है। मैच्योर आरबीसी में सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म होगा और उसके अंदर 95% आपका हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। और बाकी एंजाइम फॉर हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, ठीक है ना, 95% हीमोग्लोबिन। सो हम अब करने लगे हैं एरिथ्रोपोइसिस के रेगुलेशन। गाइस एरिथ्रोपोइसिस की ना रेगुलेशन आपकी करता है कंट्रोल मेनली टिश्यू हाइपोक्सिया, ठीक है, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल या टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का लेवल अगर डिक्रीज़ होगा ना तो एरिथ्रोपोइसिस इंक्रीज़ होगा। क्यों इंक्रीज़ होगा? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। तो जिस एरिया में ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना। तो इस काम के लिए मज़ीद आरबीसीज बनेंगे, ठीक है। अच्छा, टिश्यू हाइपोक्सिया जो सा है आरबीसी या एरिथ्रोपोइसिस की आरबीसी प्रोडक्शन या एरिथ्रोपोइसिस को इंक्रीज़ किस तरह करता है? ये इंक्रीज़ इस तरह करता है कि जब टिश्यू हाइपोक्सिया होता है या फिर ऑक्सीजन का लेवल टिश्यू ब्लड में कम होता है या कि बॉडी को प्रॉपरली ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रही, तो टिश्यू हाइपोक्सिया आपका कहता है एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है, इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाता है। अच्छा, ये एरिथ्रोपोइटिन क्या है? एरिथ्रोपोइटिन बेसिकली एक हार्मोन है, ठीक है, जो कि एरिथ्रोपोइसिस को स्पीड अप करता है, बूस्ट करता है, ठीक है। इसका मैकेनिज़्म हम आगे करते हैं। अच्छा, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है वो किससे, उसकी कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड कर रही है? टिश्यू हाइपोक्सिया या टिश्यू ऑक्सीजन लेवल पे, ठीक है। यानी कि जब ऑक्सीजनेशन ज़्यादा होगी तो आपका एरिथ्रोपोइटिन को हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं, ये आसानी हो जाएगी, डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। जब ऑक्सीजनेशन ज़्यादा होगी तो एरिथ्रोपोइटिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करेगी, और जब ऑक्सीजनेशन या या कम होगी या टिश्यू हाइपोक्सिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा? एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज़ करेगा तो मज़ीद एरिथ्रोपोइसिस होगा, ठीक है, फास्ट एरिथ्रोपोइसिस होगा, मोर आरबीसी प्रोडक्शन होगी, ठीक है। जिससे क्या होगा? ज़्यादा हीमोग्लोबिन, ज़्यादा आरबीसी क्या कैरी करेंगे? ज़्यादा हीमोग्लोबिन। ज़्यादा हीमोग्लोबिन क्या कैरी करेगी? ज़्यादा ऑक्सीजन। ज़्यादा ऑक्सीजन क्या करेगी? टिश्यू हाइपोक्सिया जो कॉज हुआ है किसी भी वजह से, इस्कीमिया, ब्लड लॉस की वजह से, या लंग्स का कोई प्रॉब्लम है तो एल्वियोलाई जो सा है वो एल्वियोलर वेंटिलेशन, ठीक है, परफ्यूजन का कोई मसला है, या फिर एम्फीज़मा है जिसकी वजह से ऑक्सीजनेशन यानी कि ब्लड की कंप्लीट नहीं हो पा रही, तो आरबीसीज़ की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी। आरबीसी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको एक ग्राफिकली कर लेते हैं। अच्छा, तो अब हम जो सा है रेगुलेशन को एरिथ्रोपोइसिस की ज़रा ग्राफिकली बेटर वे में रिप्रेजेंट कर लें। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको ड्रॉ करने के लिए भी आ जाती है HCQs में, ठीक है। तो इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है, ड्रॉ करके एक दफ़ा देख लीजिएगा, ठीक है। ये आ गए आपके स्टेम सेल्स, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ठीक है।
हेमाटोपोइटिक मीन्स जो कि ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। स्टेम सेल्स वो वाले जिन्होंने आगे डिफरेंट ब्लड सेल्स में मैच्योर होना है, डिफ्रेंशिएट होना है, ठीक है। उसके बाद ये आ गए आपके आरबीसी प्रीकर्सर सेल्स या प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के बाद? आपके एरिथ्रोसाइट्स, ओके। और एरिथ्रोसाइट्स क्या करेंगे? मोर एरिथ्रोसाइट्स मीन्स मोर ऑक्सीजनेशन, ठीक है, या इसको आप यूँ लिख लें टिश्यू ऑक्सीजनेशन, ओके। अच्छा, अब क्योंकि हमने एरिथ्रोपोइसिस और उसकी रेगुलेशन को रिप्रेजेंट करना है तो इसमें क्या एक और चीज़ आएगी, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, ओके। सो इधर हम लिख लेते हैं एरिथ्रोपोइटिन। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, ये एरिथ्रोपोइटिन जो है ये आपका प्रोड्यूस होता है किडनीज़ में, ओके। ये किडनी से आता है। किडनीज़ आर द मेन ऑर्गन विच प्रोड्यूस एरिथ्रोपोइटिन, मेनली 90%, ओके। ये एरिथ्रोपोइटिन प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के स्टेज के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। ये प्रो एरिथ्रोब्लास्ट को की फॉर्मेशन को, प्रोडक्शन को, उनको बढ़ाएगा, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। ये एमसीक्यू या बायो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि एरिथ्रोपोइटिन किस स्टेज के ऊपर एरिथ्रोपोइसिस के एक्ट करता है। सो आपने याद रखना है कि एरिथ्रोपोइटिन जो सा है प्रोडक्शन ऑफ प्रो एरिथ्रोब्लास्ट को इंक्रीज़ करता है, बूस्ट करता है फ्रॉम हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब इस एरिथ्रोपोइटिन को स्टिमुलेट कौन करता है? डिक्रीज टिश्यू ऑक्सीजनेशन लेवल, ठीक है। हम इसको इस डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। डिक्रीज है ना, इसलिए आप इसको यूँ याद रखें, डॉटेड लाइन डिक्रीज टिश्यू ऑक्सीजनेशन कॉजेज प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। सो एरिथ्रोपोइटिन देन एक्ट्स टू प्रोड्यूस या बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ प्रो एरिथ्रोब्लास्ट फ्रॉम हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ठीक है। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट आगे जो सा है एरिथ्रोपोइसिस के प्रोसेस के थ्रू एरिथ्रोसाइट्स प्रोड्यूस करेंगे और टिश्यू ऑक्सीजनेशन को जो सा है डिक्रीज टिश्यू ऑक्सीजनेशन को नॉर्मल पे लेके आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब टिश्यू ऑक्सीजनेशन को डिक्रीज़ करने वाले फैक्टर्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें मेनली आपका आ जाता है COPD, ठीक है। आपकी आ जाती है स्मोकिंग, आपका इस्कीमिया या ब्लड लॉस, ओके। और आपका आ जाता है एनीमिया, ठीक है। एनीमिया में भी RBC की कंसंट्रेशन कम होती है ना। हम एनीमिया को किस तरह डिफाइन करते हैं? डिक्रीज्ड लेवल ऑफ RBC और हीमोग्लोबिन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आपका एनीमिया को आप डिफाइन करते हैं एज डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ RBC और हीमोग्लोबिन, ठीक है, रिलेटिव टू, यानी कि इसमें आप यूँ करते हैं, आपने स्टैंडर्ड्स बनाए होते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बनाए होते हैं कि इस एज के बंदे में, इस जेंडर के बंदे में, इस जो सा है अगर वो हाइयर एल्टीट्यूड पे है तो इतने RBC होंगे, अगर वो लो एल्टीट्यूड पे है तो इतने RBC होंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू
अदर ब्लड सेल्स, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम के, ठीक है ना। यानी कि ब्लड वॉल्यूम आपको जैसा कि पता है 55% उसमें प्लाज्मा होता है और 45% उसमें ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो आरबीसी कंसंट्रेशन या हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम होना निस्बतन प्लाज्मा और दूसरे ब्लड कंपोनेंट्स के, ठीक है, इसको हम कहते हैं एनीमिया, और इसकी वैल्यू चेंज होती है विद जेंडर एंड एज, ठीक है। सो इतनी बात हो गई। बाकी सीओपीडी को आप पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ कहते हैं, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है। ये एक लंग डिसऑर्डर है, इसके ऊपर आप इसके बारे में आप रेस्पिरेशन में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम मैकेनिज़्म पे बात कर लें एरिथ्रोपोइटिन के एक्शन के, ठीक है। एक चीज़ मेंशन करता चलूँ गाइस, टिश्यू ऑक्सीजनेशन जब इंक्रीज़ करेगी तो वो एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन को इनिबिट करेगी। आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव इनिबिशन, फीडबैक इनिबिशन, नेगेटिव फीडबैक इनिबिशन, ठीक है। सो जब टिश्यू ऑक्सीजनेशन इंक्रीज़ करेगी, नॉर्मल पे आएगी, तो ये एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करेगा। बट एट द सेम टाइम अगर टिश्यू ऑक्सीजनेशन कम हो रही है, जैसे कि इन फैक्टर्स में, तो टिश्यू ऑक्सीजनेशन किडनीज़ को एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाएगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपकी बुक में ऐसे ही बना हुआ है चार्ट, तो आप इसको ऐसे ही याद रखें कि स्टेम सेल्स से प्रोड्यूस हो रहे हैं प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन इस प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवा रही है, ठीक है, और प्रो एरिथ्रोब्लास्ट की कन्वर्जन इनटू एरिथ्रोसाइट्स उसको स्पीड अप कर रही है, उसको भी स्पीड अप करती है, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली एरिथ्रोपोइटिन क्या कर रहा है, स्टेम सेल्स से प्रो एरिथ्रोब्लास्ट की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवा रहा है। मोर एरिथ्रोसाइट्स मीन्स मोर ऑक्सीजनेशन, ठीक है। टिश्यू ऑक्सीजनेशन या टिश्यू हाइपोक्सिया जो सा है, टिश्यू ऑक्सीजनेशन ज़्यादा होगी, टिश्यू हाइपोक्सिया कम होगा, और ये एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है ना। आपने याद रखना है कि अबाउट 90% ऑफ द एरिथ्रोपोइटिन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द किडनी, ठीक है ना, या बाय द किडनी। कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स आउटर कोटेक्स, ठीक है, कोटेक्स, ठीक है, एंड आउटर मेडुला, जहाँ पे आपको पता होगा कोर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं। ये वाला एरिया जो है कोटेक्स और आउटर मेडुला का, ये एरिया, यहाँ पे मैक्सिमम ब्लड कंजप्शन होती है। आपको पता है कि किडनी 20% कार्डियक आउटपुट लेता है, ठीक है, ब्लड का। सो जोन सा है ये वाला एरिया कोटेक्स का और आउटर मेडुला का, यहाँ पे मेनली इसकी ब्लड कंजम्पशन होती है। सबसे ज़्यादा ब्लड इस वाले एरिया में आता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डेंस कैपिलरी नेटवर्क है। जैसा कि जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के गिर्द आपको पता है वेजा रेक्टा और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं। अच्छा, आगे बात करें। अच्छा, जब हाइपोक्सिया होगा, ठीक है, टिश्यू हाइपोक्सिया हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम है, या एनीमिया है, या ब्लड लॉस है, या कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो क्या होगा? किडनीज़ को ब्लड कम जाएगा, ठीक है ना। 20% ऑफ द कार्डियक आउटपुट ले रहा है ना किडनीज़, दोनों किडनीज़, ठीक है ना। सो जब ब्लड लॉस होगा तो ब्लड कम हो रहा है, ऑटोमेटिकली आरबीसी का काउंट कम हो रहा है, ठीक है। या अगर एम्फीज़मा है और ऑक्सीजन जो सा है प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रही एयर से, सो ब्लड का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ठीक है, उससे भी हाइपोक्सिया होगा। सो ब्लड तो बेशक हो सकता है उसको उतना ही आए या कम आए, लेकिन मेनली क्या हो रहा है उसके उस एरिया में जो कि आउटर मेडुला और कोटेक्स का एरिया है, वहाँ पे हाइपोक्सिया हो रहा है, ठीक है ना। उन टिश्यूज़ को या उन सेल्स को जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो उतनी नहीं मिल पा रही, ठीक है ना। अच्छा, तो जब वो नहीं मिलेगी तो ये उन सेल्स को, कुछ सेल्स को, इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं सिग्नल्स, ठीक है ना, टिश्यू हाइपोक्सिया के क्या प्रोड्यूस करें, वो प्रोड्यूस करें हाइपोक्सिया
इंड्यूसेबल फैक्टर HIF जिसको आप कहते हैं 1, HIF1 हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1। अच्छा, अभी इस हार्मोन जो इस फैक्टर का क्या काम है, ये फैक्टर क्यों आया? अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये फैक्टर जो है ना, ये रिक्वायर्ड है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन को स्टार्ट करवाने में, ठीक है ना। अब आप सोचेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन में इसका क्या रोल है इस फैक्टर का, तो मैं आपको बताता हूँ। ये आपका DNA आ गया सेल का, ठीक है ना। सो ये जो है HIF हाइपोक्सिया इंड्यूसेबल फैक्टर 1 ये आएगा और एक पर्टिकुलर साइट पे DNA में, जिसको आप कहेंगे हाइपोक्सिया रिस्पॉन्स एलिमेंट, सॉरी, ये होता है हाइपोक्सिया रिस्पॉन्स एलिमेंट। ये वो जगह है या ये वो पॉइंट है जहाँ पे एरिथ्रोपोइटिन जीन पड़ा है, ठीक है ना। हाइपोक्सिया रिस्पॉन्स एलिमेंट, ठीक है ना। ये हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर इस हाइपोक्सिया रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ आके बाइंड करेगा। अच्छा, बाइंड करेगा तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। ट्रांसक्रिप्शन क्यों स्टार्ट होगी, देखें ना, इसके जो सा है एग्जैक्ट मैकेनिज़्म इसका पता नहीं है, ठीक है ना। आप बस इतना याद रख लें कि एरिथ्रोपोइटिन जीन है, ठीक है, उसके साथ हाइपोक्सिया रिस्पॉन्स एलिमेंट है। हाइपोक्सिया रिस्पॉन्स एलिमेंट जब तक हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर के साथ बाइंड नहीं करता तब तक एरिथ्रोपोइटिन जीन की ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकती, ठीक है, यानी कि उसका RNA नहीं बन सकता, ठीक है ना। RNA क्या जो सा है जब तक नहीं बनेगा तब तक राइबोसोम्स प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि उनका mRNA चाहिए, ठीक है ना। सो बेसिकली क्या होगा, टिश्यू हाइपोक्सिया हुआ, ठीक है, किडनी के जो से हैं आउटर मेडुलर कॉर्टेक्स के सेल ने क्या प्रोड्यूस किया, हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1। ये हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1 ये किडनी के जो से इंटरस्टिशियल सेल्स हैं उनमें जाएगा और उनके डीएनए में हाइपोक्सिया रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, को जाकर स्टिमुलेट करेगा आप कह सकते हैं। और उसको स्टिमुलेट करने से क्या होगा, एरिथ्रोपोइटिन जीन का RNA या उसके एरिथ्रोपोइटिन जीन की ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। कन्वर्जन ऑफ DNA न्यूक्लियोटाइड्स इनटू RNA इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। जब RNA बन गया तो RNA राइबोसोम्स के पास जाएगा और राइबोसोम्स एरिथ्रोपोइटिन जीन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक हो गया। अब जब एरिथ्रोपोइटिन जीन प्रोड्यूस हो गया तो एरिथ्रोपोइटिन प्रोटीन प्रोड्यूस हार्मोन प्रोड्यूस हो गया तो एरिथ्रोपोइटिन आपके ब्लड में जाएगा। एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है, ये आपके ब्लड में गया, ब्लड से ये जाएगा टारगेट सेल्स की तरफ, ठीक है। टारगेट इसका क्या है, बोन मैरो। क्या है इसका टारगेट, बोन मैरो। ये ब्लड के ज़रिए बोन मैरो में जाएगा और बोन मैरो में जाके ये स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करेगा कि वो क्या करें, प्रोडक्शन ऑफ प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है ना, प्रोडक्शन ऑफ प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। और हम यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेते हैं कि HIF1 कंबाइन किया हाइपोक्सिया रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ और एरिथ्रोपोइटिन जीन की ट्रांसक्रिप्शन हुई, RNA बना और ये RNA गया राइबोसोम्स के पास और बन गया आपका एरिथ्रोपोइटिन प्रोटीन, ठीक है।
सो ये हमने इसका मैकेनिज़्म डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब एक और बात बताता चलूँ, अगर आप किडनीज़ को रिमूव करेंगे या किडनी में कोई मेल फंक्शनिंग आ गई, रीनल रीनल फेलर हो गया, या जो सा है किडनी के सेल्स डैमेज हो गए, ठीक है, या किसी भी वजह से किडनी ने काम करना छोड़ दिया, तो क्या होगा, 90% प्रोड्यूस हो रहा था ना एरिथ्रोपोइटिन, वो 90% प्रोड्यूस नहीं होगा। जब 90% एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस नहीं होगा, सो क्या होगा, एरिथ्रोपोइटिन की कंसंट्रेशन इन ब्लड कम होनी शुरू हो जाएगी। जब कम होनी शुरू होगी तो एरिथ्रोपोइसिस ऑटोमेटिकली स्लो होने लग जाएगा, एरिथ्रोपोइसिस की रेगुलेशन नहीं हो पाएगी। अच्छा, अब बाकी 10% में मेनली एरिथ्रोपोइटिन कहाँ प्रोड्यूस होता है, बाकी 10% मेनली आपके लिवर में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लेकिन अगर किडनी फेलियर हो गया है या दोनों किडनीज रिमूव हो गई हैं तो काम नहीं हो सकेगा एरिथ्रोपोइसिस का, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन इतनी सफिशिएंट कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा कि जो सा बंदा है वो अलाइव रह सके, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर एक किडनी है, ठीक है, तो फिर भी बॉडी मैनेज कर सकती है, बट इन केस ऑफ सर्जिकल रिमूवल ऑफ बोथ किडनीज, ठीक है, या मेल फंक्शनिंग ऑफ बोथ किडनीज, द पर्सन इज़ लाइकली टू बी डेड, ठीक है, ड्यू टू नो रेगुलेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस नहीं होगा तो आरबीसी प्रोडक्शन नहीं होगी, आरबीसी प्रोडक्शन नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली आरबीसी की लाइफ टाइम होता है 120 डेज़, ठीक है। जब आरबीसी का लाइफ टाइम आता रहेगा, ठीक है, उनकी डेथ होगी। सो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ग्रेजुअली डेथ रेट इंक्रीज़ कर जाएगा और प्रोडक्शन रेट उससे कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ब्लड में आरबीसी की लेवल कम होता जाएगा और डिफरेंट टिश्यूज़ की ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाएगी और जो सा है फिर क्या होगा, डेथ हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।